Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the treatment of the cancer. Before starting the video, you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. So let's start with the video. अभी तक हमने बात किया अबाउट द डिटेक्शन एंड अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में बेसिकली अभी तक हमें पता चल चुका है कि कैंसर हो गया एक इंडिविजुअल को. अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाए. तो अगर ट्यूमर जो है वो हमें प्रॉपर दिख रहा है या फिर हमें समझ में आ रहा है कि चाहे वो एक्सरे के थ्रू हो, चाहे वो सीटी स्कैन के थ्रू हो या किसी भी तरीके से कि ट्यूमर हो गया है एक जगह पे हमें दिख रहा है, तो बेसिकली सर्जरी आप करके निकाल सकते हो उसको. या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग रेडिएशन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं. जैसे नाम पता चल रहा है हमें, रेडिएशन थेरेपी. हम लोग रेडिएशंस का यूज़ करने वाले हैं. अलग अलग तरीके की रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं जिस वजह से हम जो पर्टिकुलर ट्यूमर सेल है उसको कम्प्लीटली, या जो ट्यूमर सेल्स हैं या फिर जो ट्यूमर है उसको मार सकते हैं. ठीक. और साथ ही साथ में हम लोग इम्यूनोथेरेपी का हेल्प ले सकते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ भी होती हैं जो यूज़ करते हैं. एक एक करके बात करना शुरू करते हैं. जैसे कि मान लेते हैं किसी को ब्रेन में ट्यूमर है. ऑल्दो जो सर्जरी होगी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी बिकॉज ब्रेन खुद ही एक इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है. बट हाँ, अगर ट्यूमर है और हमें समझ में आ रहा है ट्यूमर है तो हम वहाँ पर ईजिली सर्जरी करके जो ट्यूमर है उसे हटा सकते हैं. ओके. या फिर दूसरा ऑप्शन आता है रेडिएशन थेरेपी का. रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे ट्यूमर हमें दिख रहा है या फिर डिटेक्ट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम रेडिएशंस डालेंगे, लीथल रेडिएशंस डालेंगे जो कि नॉर्मली हमारी सेल्स पे अगर जाएंगे, नॉर्मल सेल्स पे जाएंगी तो वो नॉर्मल सेल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. जैसे कि एग्जाम्पल जो हमने एक्सरेज देखी थी या फिर जो हमने गामा रेज देखी थी, ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा लीथल होती हैं. ठीक है. उसी वजह से हमें कैंसर हो रहा था. लेकिन अगर ये लीथल रेज को हम कैंसरियस सेल्स पे डालेंगे या फिर ट्यूमर पे डालेंगे तो वो ट्यूमर भी जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लेकिन हाँ, ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो रेडिएशंस जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर सेल्स पे जाएँ या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स पे जाएँ. आसपास के जो नॉर्मल सेल्स हैं उधर तक ये रेडिएशंस ना जाएँ, अदरवाइज़ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. इस तरीके से जो रेडिएशन थेरेपी है उसको किया जाता है. अब बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी की. इम्यूनोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग, जैसे मैं बताया कि जो कैंसरियस सेल्स होते हैं उनकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो पहले तो कम हो जाता है, या फिर बोल सकते हो आप कि हमारा इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, जिस वजह से हमारे जो इम्यून सेल्स हैं ये कैंसरियस सेल्स को पकड़ नहीं पाते. अदरवाइज़ तो उस पर भी हम हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन ट्यूमर सेल्स को पकड़ करके इन पर अटैक कर देगा, इनको डिटेक्शन कर लेगा इनका. तो इस वजह से बोल सकते हो आप कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो इन पर्टिकुलर ट्यूमर सेल्स को ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता. और अगर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो इनको ख़त्म भी नहीं कर पाएगा, इनका डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगा. तो इस वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था जब हम लोग बात कर रहे थे इनेट इम्यूनिटी की, तभी मैंने बताया था कि वहाँ पे एक तरीके का बैरियर होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर. साइटोकाइन बैरियर के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से, बेसिकली जो साइटोकाइंस होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे कि केमोकाइंस हो गए, इंटरफेरॉन्स हो गए, इस तरीके से. तो मेनली हम लोग बात करते थे इंटरफेरॉन्स की. तो इस बार क्या करने वाले हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो इंटरफेरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है. स्पेसिफिकली अल्फा इंटरफेरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है. और जब ये इंजेक्ट करा जाता है तो ये अल्फा इंटरफेरॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं इन ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, और ताकि जैसे डिटेक्शन हो जाएगा तो ईजिली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन ट्यूमर सेल्स को या फिर इन कैंसरियस सेल्स को मार सकता है, इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है. ठीक है. साथ ही साथ में डॉक्टर ना कुछ दवाइयाँ देते हैं. जैसे कि कभी कभी होता है कुछ पर्टिकुलर कैंसर के केसेस में होता है कि सर्जरी भी करनी पड़ती है, रेडिएशन थेरेपी भी करनी पड़ती है, इम्यूनोथेरेपी भी करनी पड़ती है, और दवाइयाँ तो चलती हैं. तो अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं जिसमें हमें अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं. लेकिन दवाइयाँ भी होती हैं. जैसे हम लोगों ने देखा है, नॉर्मली मूवीज़ में भी देखा है कि अगर किसी इंसान को कैंसर होता है तो उसके जो हेयर होता है उसका लॉस हो जाता है. एग्जैक्टली होता क्या है, जब एक कैंसर के जो केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स हैं, बेसिकली जो केमिकल ड्रग्स होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स को दिए जाते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं, और उस वजह से जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हमारा RBC है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं बॉडी के अंदर. और अगर हेयर फॉलिकल्स कम होने लगेंगे तो हमारी हेयर की ग्रोथ नहीं होगी और इसी वजह से हेयर लॉस होने लगता है. ठीक है. दूसरी चीज़, अगर हमारी बॉडी के अंदर RBC ही कम होगा तो ऑब्वियसली बात है अनीमिया तो होना ही है. तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं. और अलग अलग तरीके के कैंसर्स के लिए अलग अलग तरीके की कॉम्बिनेशन, बहुत सारों में ऐसा होता है कि सर्जरी भी करनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी भी करनी पड़ती है, केमोथेरेपी भी करनी पड़ती है, इम्यूनोथेरेपी भी करनी पड़ती है. तो चीज़ें होती हैं इस तरीके की. तो मेनली 3 चीज़ें या फिर बोल सकते हो 4 चीज़ें होती हैं. एक होती है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड देन केमोथेरेपी. ठीक है. सर्जरी में हम लोग बेसिकली जो ट्यूमर है उसको कट करके निकाल देते हैं.
रेडिएशन थेरेपी में लीथल रेडिएशंस लाइक एक्स रेज, गामा रेज, इन सबको हम लोग बाकी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए जो ट्यूमर सेल्स हैं उन पर डालते हैं ताकि वो ट्यूमर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। तीसरी चीज़ आती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में होता है कि हम लोग जो इम्यून सिस्टम है जो कि डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है इन ट्यूमर सेल्स को, उसको हम लोग अप्रेस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स। ओके, और अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं ताकि ये ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट कर सकें और उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। ओके, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ 2 केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का, जो कि एनसीईआरटी में, मतलब बायोलॉजी एनसीईआरटी में तो एटलीस्ट नहीं, लेकिन इसके एग्जांपल्स हमें केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री में जो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, यानी या फिर बोल सकते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर मेंशन है टेक्सोल एंड सिस्प्लेटिन का नेम। इवन जब आप पढ़ते हो ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर जो केमिस्ट्री में है, 12th में है बेसिकली, जब आप लास्ट वाला पोर्शन खोलोगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है किस किस तरीके से यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे सिस्प्लेटिन का नाम लिखा हुआ है। आई थिंक लास्ट में नहीं लिखा है लेकिन उस चैप्टर में है, मुझे अच्छे से याद है, उस चैप्टर में है कि सिस्प्लेटिन जो है वो कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है एज द मेडिसिन। तो ये जो सारे के सारे केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो कैंसर सेल्स हैं उनको मारने का काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में इनके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेयर फॉलिकल्स का लॉस होना या फिर हेयर फॉलिकल्स का मरना और आरबीसी का मरना। इस वजह से हमें अनीमिया और हेयर लॉस जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।